एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी पार्ट 2। तो इसमें हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैकेनिकल एंड हार्मोनल कॉजेस। तो हमारा मैकेनिकल कॉज भी होता है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, और हार्मोनल चेंजेस भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग मदर को काउंसिल करते हैं कि मेडिकेशन ना ले, कोई भी मेडिकेशन जो स्लीप उसको इन्हेंस करता हो तो उसको ना ले, वो नेचुरल सोने की कोशिश करे। कॉफ़ी ना ले, कॉफ़ी से क्या होता है, नींद नहीं आती है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक को फॉलो करे जिसकी वजह से उसके माइंड को रिलैक्स हो, जैसे गर्भ संस्कार हो गया, स्पिरिचुअल रेडियो हो गया, स्पिरिचुअल बुक्स हो गया, वो पढ़े, अपने मन को शांत रखे, अपने जो स्लीप इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई करे, अपने बेडरूम को अच्छा बनाए जिसमें उसको पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, डिस्टर्बेंस ना हो, और अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग हैवीली बिफोर गोइंग टू द बेड। बेड से जाने से पहले उसको अधिक मात्रा में खाना भी नहीं है और पीना भी नहीं है, ताकि उसको डिस्कम्फर्ट ना फील हो और अच्छे से उसको नींद आए। और फाइंड ए बेड टाइम रूटीन दैट वर्क्स फॉर मी। तो हमें अपना एक बेड टाइम रूटीन सेट करना है जिससे कि हमको उसी समय पे एक अच्छी सी नींद आ जाए। तो हमें अपना रूटीन बनाना है। यूरिनरी सिस्टम चेंजेस, व्हाट इज द रीजन फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो कंपेरिजन ऑफ द यूरिटर, पेल्विक ब्रीम, प्रोजेस्टेरॉन डायलेट द यूटर, रिलैक्स ब्लैडर, स्मूथ मसल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सारे ही स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस एंड नोक्चुरिया, hormonal changes, increased blood flow, glomerular filtration. What is the causes of increased urinary infection rate? तो हार्मोनल चेंजेस, डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी, इंक्रीज यूरिटर डायलेटेशन, वेसिको रिफ्लेक्स एंड ग्लाइकोसोरिया सब्सटेंट बैक्टीरिया और ग्रोथ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, तो टाइलिज्म, एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन हमारा क्या होता है कि मदर को बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवेशन होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, नौसिया, वॉमिटिंग होता है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पाइका होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और हार्ट बर्न होता है। तो आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। तो व्हाट इज द टाइलिज्म, ड्यू टू द गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स होने लगता है जिसकी वजह से सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है और मदर को बहुत ज़्यादा सलाइवा आता है। तो उसको हमको कैसे काउंसिल करना है कि उसको कम कम स्मॉल अमाउंट में मील लेना है, और ब्रश करना है, और अपना माउथ वॉश करना है, और स्वीट्स कैंडी वगैरह लेना है, सक करना है, और टेक फ्रीक्वेंट स्मॉल सिप ऑफ वाटर। फिर उसके बाद हमारा है कि व्हाट इज नौसिया एंड वॉमिटिंग। तो ये क्यों होता है, तो जो मदर को अर्ली प्रेगनेंसी में नौसिया और वॉमिटिंग होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो जो एससीजी होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ता है, क्योंकि जब तक प्लासेंटा डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक एससीजी प्रेगनेंसी को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। तो मदर को क्या होता है, नौसिया और वॉमिटिंग होता है। तो अननोन बट मे बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एससीजी एंड काउंसिल वुमन। तो हम मदर, ये माइनर एलिमेंट्स में आता है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती है, ये 3 महीने के बाद सबसाइड हो जाता है। तो मदर को हम बोलते हैं ईट स्मॉल अमाउंट मील मोर ऑफन, सीट इन द बेड फ्यू मिनट्स बिफोर गेटिंग अप। जब भी वो उठती है तो कुछ देर के लिए बैठे फिर उठे। हैव सम टोस्ट, रोटी एंड अर्ली मॉर्निंग स्नैक्स। फिर उसके बाद अवॉइड स्मेल एंड टेस्ट दैट मेक हर फील नोजियस। जिस स्मेल से और जिस चीज़ से उसको नोजिया फील होता उस चीज़ों से वो दूरी बनाए। ट्राई फ्रेश जिंजर टी एंड सेटल नोसिया। तो जिंजर टी और फ्रेश टी पिए। अवॉइड स्पाइसी ऑयली फूड एंड ट्राई ब्लेंड फूड इजियर टू डाइजेस्ट। तो स्पाइसी फूड नहीं खाना, ऐसे खाना खाना जिससे कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम चेंजेस। When does nausea vomiting become problem that require you to seek medical help?
तो जब हमारा नोसिया वॉमिटिंग बहुत ही सीवियर हो जाता है तो हमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि excessive nausea, vomiting several times throughout day, not being able to keep anything down, and prolonged nausea vomiting extending beyond the first trimester। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में nausea और vomiting खत्म हो जाता है, लेकिन वो उससे ऊपर भी जा रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि nausea और vomiting से मदर को डिहाइड्रेशन होता है। सिम्टम जैसे फीलिंग थर्स्टी, थक जाती है, चक्कर आता है, हेडेक होता है, यूरिन बहुत कम आता है, हैविंग डार्क येलो और स्मेल आता है यूरिन में। तो ये सब सिम्टम्स आता है तो हमें तुरंत अपने मिडवाइफ्स और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मदर का वेट कम हो जाएगा। दीज आर द साइन इंडिकेट हाइपरेमेसिस विच कैन रिक्वायर कोलैबोरेटिव केयर। तो ये हाइपर एमेसिस का सिम्टम हो गया माइनर एलिमेंट से ऊपर, जिसमें हमको डॉक्टर से कोलैबोरेशन करना चाहिए। Gastrointestinal changes, what is abdominal distension, bloating, nutrient and fluid remain in the tract for long, the prolonged transit time due to the decreased mobility and pressure of the uterus, hormonal changes, counsel women how to elevate abdominal distension। तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हमारा जो स्मूथ मसल होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर को, और जो हमारा जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग तो डिक्रीज मोटिलिटी हो जाती है प्रेशर ऑफ द यूट्रस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो महिला को हम काउंसिल करेंगे कि कैसे अपने अब्डोमिनल डिस्टेंशन को वो कम करे। उसको वॉक करना चाहिए, कंफर्ट पोजीशन लेना चाहिए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उसको लेटना चाहिए। तो ये सब कुछ उसको ट्राई करना चाहिए। अब पाइका क्या होता है, परसिस्टेंट क्रेविंग ऑफ कंपल्सिव कंजप्शन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कुछ अननेटेड, जैसे आपका ईट हो गया, चौक हो गया, बहुत सारी मदर होती है उनको क्रेविंग्स होती है ऐसी चीज़ें खाने की। व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ पाइका, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और सेंसरी इंजॉयमेंट ऑफ टेस्ट। तो हो सकता है मदर को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, या तो वो अपनी इंजॉयमेंट पर्पज से खा रही हो। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ पाइका, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन मदर को हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और मोर चांस ऑफ एनीमिया और प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है पाइका की वजह से। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पाइका, काउंसलिंग, आयरन सप्लीमेंट। तो मदर को काउंसलिंग करना है कि अनन्यूट्रिटिव थिंग्स है, नहीं खाना चाहिए, बच्चे को नुकसान करता है, और मदर को आयरन सप्लीमेंट देना चाहिए इससे छुटकारा पाने के लिए। व्हाट कॉज कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी हार्मोन रिलैक्स स्मूथ मसल विच रिड्यूस गट मोटिलिटी। तो जो हार्मोन होता है जो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, जिससे गट मोटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इंक्रीज वाटर ऑब्जर्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, वाटर ऑब्जर्शन भी मोर हो जाता है, जिसकी वजह से एक गट में जो फिकल मैटर होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो काउंसिल वुमेन हाउ टू एलिवेट कॉन्स्टिपेशन, तो उसको खूब पानी पीना है, हाई फाइबर रिच डाइट लेना है, ग्रीन लीफी जैसे आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे हरी साग सब्जियां ये लेना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना है उसको, और ऑयली फूड और मसालेदार सब्जियां ये सब नहीं खाना चाहिए। What percentage of women have heartburn? 30 से 80%. What cause of heartburn? Increase intragastric pressure, decrease pressure of gastroesophageal reflex and counsel women। तो ये हमारा दो ही रीजन से होता है कि इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसोफेजियल जो ये गैसियल जो इंस्पेक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जिसकी वजह से मदर को हार्टबर्न मतलब गला जलना होने लगता है। तो काउंसिल वुमेन हाउ टू एलिवेट हार्टबर्न, तो हम कैसे मदर को समझाएंगे कि वो जब भी ये लेटती है तो एलिवेट करेगी अपने बेड को, कम से कम 6 इंच ऊंचा करके लेटेगी, फिर स्लीप एक साइड वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन सोएगी। अवॉइड मतलब तुरंत ही सडनली उसको उठना नहीं है खाना खाने के, अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर फूड, मतलब तुरंत ही उसको खाना खा के लेटना नहीं है। हैव मल्टीपल स्मॉल मील और कोल्ड मिल्क, तो उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में खाना है, बहुत ढेर सा खाना नहीं खाना, और ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं पीना है, सिट्रस जूस नहीं लेना है, और चॉकलेट नहीं खाना है।
और लेस फैट लेना है और अधिक प्रोटीन लेना है। एंटा एसिड लेना है यदि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अधिक मात्रा में हो जा रहा है तो। वाट गेन इन प्रेगनेंसी, वेट गेन इन प्रेगनेंसी, तो प्लेस यूट्रस 0.9, ब्रेस्ट 0.4, फैट 4 एंड ब्लड 1.4, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1.2, टोटल 7.7, फीटस 3.3, प्लासेंटा 0.7, अमनियोटिक फ्लूइड 0.8, तो 12.5 टोटल वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में। Emphasize that you have little evidence on weight gain and figure estimate. Various cultural concept weight gain is not correlated to fetal weight. तो फीटल वेट से कोरिलेटिंग मदर का वेट गेन होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। जब वेट गेन होता है तो इसका मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, मदर नॉर्मली प्रेगनेंसी अडॉप्ट की है। तो स्केलेटन चेंजेस क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द बैक पेन, वेट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से मदर को, जो प्रेग्नेंट यूट्रस होती है जिसकी वजह से मदर को अल्टर्ड पोस्चर हो जाता है, पोस्चर सही नहीं होने से उसको क्या होता है, बैक पेन हो जाता है, इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन इन हार्मोन की वजह से। सी इनकरेक्ट पोस्चर, दिस वन, और करेक्ट पोस्चर। तो अब इनकरेक्ट पोस्चर की वजह से मदर को क्या होगा, ये देखिए स्पाइन इसका देखिए, इस और इसका देखिए, तो इसको उतना बैक पेन नहीं होगा जिसमें इसमें मदर को बहुत बैक पेन हो सकता है। और इसमें फीटल पोजीशन देखिए। तो मदर को करेक्ट पोस्चर के बारे में बताएं कि कैसे उसको खड़ा रहना है। स्किन चेंज, व्हाट इज द रीजन फॉर स्किन पिगमेंटेशन, इंक्रीज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन चेंजेस हो जाती हैं। सी ये हमारा है स्ट्राया ग्रेविडारम, स्ट्राया ग्रेविडारम। ये हमारा है लीनिया नाइग्रा, स्ट्रेट लाइन, लीनिया नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविडारम। अब हमारा है चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस। जब महिला गर्भवती होती है मदर, तो 3 से 4 वीक में क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, प्रिकलिंग टिंकलिंग सेंसेशन होता है ब्रेस्ट में। 6 to 8 वीक्स इंक्रीज इन साइज एंड टेंडरनेस ब्रेस्ट हो जाता है। 8 to 12 वीक्स पिगमेंटेशन ऑफ यूरिला मोंटेगोमरी ट्यूबरकल में हो जाता है। और 16 वीक्स में मे बी स्टार्ट इंक्रीजिंग, पिगमेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा दिखने लगता है। और लेट प्रेगनेंसी में कोलेस्ट्रम भी निकल सकता है और प्रोमिनेंट निप्पल हो जाता है और वो एंड मोबाइल हो जाता है। सी नॉन प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन, ये जो वेसल्स होते हैं ये प्रोमिनेंट है, ये एरियोलर लैक्टेटिंग। सी ये जो मोंटेगोमरी ट्यूबरकल होते हैं ना, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसमें मदर का साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मदर होती है उसको पहले क्या होता है, एंजाइटी होती है, सडनली इमोशनल स्विंग होता है, फियर ऑफ मिसकैरेज होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को बहुत इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यदि कंसीव की है, सेकेंड टाइम कंसीव की है, फिर भी उसके अंदर बहुत हार्मोनल चेंजेस होता है, तो मदर को बहुत सपोर्ट की जरूरत है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेल्फ कॉन्शियस अबाउट वेट एंड अपीयरेंस हो जाता है मदर को, एंजाइटी हो जाती है, क्वेरीज रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द बेबी, और उसको होता है कि कब मेरा बच्चा किक करेगा मुझे, कब चलेगा, ये सब प्रॉब्लम उसके मन में आती रहती है, तो उसको एक्सप्लेन करें। थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको एंजाइटी होती है बर्थ को लेके कि कहाँ पे बर्थ होगा, कैसा बर्थ होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, एंजाइटी अबाउट द बेबी, मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं।
Council in Education. Remember, the scope of practice of NPM state that NPM can manage common discomfort in pregnancy independently. तो जो NPM है, जितने भी नॉर्मल कॉमन डिस्कम्फर्ट है, माइनर एलिमेंट है, वो खुद ही अपने से मैनेज कर सकती है. इन रोल एज ए NPM you should make sure explain discuss with any woman and provide care normal physiological changes during her pregnancy, what the common woman can expect different stage of pregnancy, what the woman can do seek comfort, and when to recognize problem and seek medical advice. तो जाहिर सी बात है, NPM होते हुए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट्स मदर को हो सकते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस मदर के बॉडी में होते हैं. यदि आपको नॉलेज रहेगा तो OPD देखते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपको पता होगा कि कब आपको कोलैबोरेशन करना है डॉक्टर से और कब आप माइनर एलिमेंट्स का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन आप खुद दे सकते हैं और आपके केयर से मदर सेटिस्फाइड हो सकती है. तो इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले थरो विथ नॉलेज होना चाहिए, थरो विथ थ्योरी होनी चाहिए, तभी हम आगे काम कर सकते हैं. तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.